मैं काशी निवासी गार्गी मिश्र इस सभा में उपस्थित सभी आदरणीय कवियों, लेखकों व कला प्रेमियों को प्रणाम करती हूँ व उनका अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी अग्रजों को प्रणाम करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे सुनने आए। विषय के तौर पर मुझे कवि, आलोचक, लेखक विजय देव नारायण शाही पर अपना वक्तव्य देना है। आपकी आज्ञा से मैं अपना वक्तव्य शुरू करती हूँ। आज जब हम यहाँ विजय देव नारायण शाही पर चर्चा कर रहे हैं, तब इस 2024 में हम उनकी जन्मशती के आसपास हैं। लगभग एक शताब्दी पहले जन्मे शाही को नई कविता आंदोलन का प्रमुख कवि चिन्हित किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि नई कविता आंदोलन प्रगतिवाद की स्थापनाओं का विरोध करता हुआ सामने आया था। लेकिन जब हम विजय देव नारायण शाही के विविधतापूर्ण लेखन से गुजरते हैं, तो देखते हैं कि उन्होंने जायसी और शमशेर का गंभीर पुनर्मूल्यांकन किया, साहित्य के अस्तित्व और कारण पर गंभीर विचार दिए, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर आलेख लिखे, अनुवाद किए, कविताएं और आलोचनात्मक निबंध तो लिखे ही, बहुत ईमानदार डायरी भी लिखी। तब पाते हैं कि वे राजनैतिक सामाजिक चेतना से संपन्न साहित्यकार थे। उनकी प्रतिबद्धताएं स्पष्ट थीं। अज्ञेय के संपादन में निकले तीसरे सप्तक का हिस्सा होना एक ढंग से उनके गंभीर कवि कर्म को प्रमाणित भी करता है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस में वे स्थापित करते हैं कि छायावाद का महामानव उत्तर छायावाद के साधारण आदमी और नई कविता के लघु मानव के में रूपांतरित हुआ है, क्योंकि उसका काव्य परिवेश भी बड़े परिवेश से साधारण और अंततः लघु परिवेश में बदला है। वे प्रसाद और अज्ञेय के कवि कर्म में एक आंतरिक संबंध देखते हैं और पाते हैं कि दोनों के यहाँ आध्यात्मिक दर्शन का एक निजी रूपांतरण मौजूद है। शमशेर पर बात करते हुए वे फ्रेंच कवि स्टीफन मलारमे की कविता में मौजूद विडंबना को याद करते हैं और कहते हैं, भौतिक जगत की जकड़न बढ़ने से लिखना दुरूह होता है। उनके बहुत सारे लेखन की तरह उनका निबंध संग्रह लोकतंत्र की कसौटियां भी उनके बाद उनकी पत्नी चंचलता शाही ने 1991 में प्रकाशित किया है। इसकी भूमिका समाजवादी नेता मधु लिमये ने लिखी थी। लिमये ने याद किया है कि विजय देव नारायण शाही ने 67 के लोकसभा चुनावों में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर भाग लिया था और अत्यंत कम साधनों से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने चुनाव को जन जागरण के मौके के रूप में बदल दिया था। बाद में उन्होंने समाजवादियों के लिए एक कार्यशाला भी लगाई थी, जिसमें कई समाजवादी नेता मौजूद थे। कम्युनिज्म से असहमत होते हुए भी शाही कहते हैं कि साहित्यकारों को सुविधा की नहीं, जोखिम की राजनीति करनी चाहिए। वे कहते हैं, आज हर जागरूक बौद्धिक का कर्तव्य है कि वह अपनी बौद्धिकता को, जिसका उद्देश्य घुटन और जकड़न वाले समाज पर चोट करना है, जोखिम में डाले, यानी स्वयं तैयार होकर घुटन और जकड़न वाली समाज की चोट को स्वीकार करें, तभी कुछ नतीजा निकल सकता है। शाही की ये बातें बिल्कुल समकालीन और आज भी उतनी ही जरूरी मालूम पड़ती हैं जितनी वे 4-5 दशक पहले थी। उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान युग में बौद्धिक को शांति तभी मिल सकती है जब आत्मनिर्भरता और निर्भीकता के माध्यम से जनता की उठान का प्रयास किया जाए। वे जनतांत्रिक शब्द के बदले गांधी जी के शांतिमय तरीका पद को प्रस्तावित करते हैं और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को लोहिया का ही विस्तार मानते हैं। लोकतंत्र की कसौटियां निबंध संग्रह में हम एक चीज स्पष्ट रूप से देखते हैं कि वे चुनाव की राजनीति पर उदाहरण सहित विचार करते हैं। जैसे कि चिकमंगलूर चुनाव में क्या हुआ, एक नारे और उसके बाद किसी के मंत्री बनने न बनने की जमीनी राजनीति पर विचार करने वाले शाही राजनीति के बारे में दार्शनिक बातें कहकर शांत हो जाने वाले लेखक नहीं थे।
वे राजनीति, वोट, पार्टी, रणनीति जैसे पदों में विचरने वाले सक्रिय बुद्धिजीवी थे। उन्होंने एक जिद के साथ राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने पर हमेशा जोर दिया है। वे जाति व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करने के तरीकों पर विचार करते हैं, लेकिन अफसोस कि आगे की समाजवादी राजनीति ने जाति के प्रश्न को अपना हथियार बनाया तो, लेकिन उसे हटाने के लिए नहीं, उसका वोट बैंक बनाने के लिए। संपूर्ण क्रांति के परिदृश्य में कौमी एकता पर विचार करते हुए विजय देवनारायण शाही ने विभाजन पूर्व और पश्चात की स्थितियों का ऐतिहासिक विवेचन किया और यहाँ वे गांधी जी की भावना के बिल्कुल नजदीक जा पहुंचते हैं। कौमी एकता के मसले को वे हिंदू मुसलमान तक ही सीमित नहीं रखते, उसमें हरिजन और उत्तर पूर्व की जनजातियों को भी शामिल करने की बात करते हैं। कहीं वे अम्बेडकर से सहमत, कहीं असहमत दिखाई देते हैं और इस मुद्दे पर चीजों को ढकने वाली यथास्थितिवादी नीति पर प्रहार करते हैं। राजनीति और साहित्य निबंध में शाही बर्बर युग से मध्यम युग तक और फिर आधुनिक युग में साहित्य पर ऐतिहासिक विवेचना करते हुए पुराने साहित्य पर धर्म और अन्य एकाधिकारों के असर का सामाजिक राजनीतिक मूल्यांकन करते हैं। इसमें वे कहते हैं 19वीं सदी का उत्तरार्ध पूंजीवाद के आंतरिक संकट का युग है। पूंजीवाद के भीतर छुपे हुए विरोधाभास ने धीरे धीरे उत्कट रूप धारण किया और स्वयं मध्य वर्ग की पुरानी सत्ता को चुनौती देने के लिए मजदूरों के नेतृत्व में नई शक्तियों का उदय हो गया। आगे शाही कहते हैं, तानाशाही पर आधारित सोवियत साहित्य प्रचार का अच्छा साधन हो सकता है। संभवतः वह स्टालिन के भाषण या कम्युनिस्ट पार्टी की थीसिस की तरह लाखों कम्युनिस्टों को कर्मठ क्रियाशीलता के लिए भी तैयार कर सके, परंतु उसमें वह कलात्मक सौंदर्य कहाँ है जो शब्दों के एक समूह को साहित्य की संज्ञा प्रदान करता है और उसे पैदा करने वाले वर्ग की संस्कृति को मानव इतिहास में अमूल्य बनाता है। इस तरह से विचार करते हुए वे वर्तमान साहित्य को दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं। पहला वह जो तात्कालिक और विशुद्ध राजनीतिक है, दूसरा वह जो कला संस्कृति के अन्य मूल्यों पर भी विचार करता है। तो ऐसे में कौन सा साहित्य श्रेष्ठकर है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे आचार्य नरेंद्र देव को उद्धृत करते हैं कि भारतवर्ष की नई संस्कृति के साहित्यकार के सामने ये मूल्य हैं: लोकतंत्र, अंतरराष्ट्रीयता और सामाजिक प्रगति। और इसी मसले पे वे इटली के समाजवादी नेता इग्नेजियो सिलोन के शब्दों को दोहराते हैं, सिद्धांतों के बल पर हम संप्रदाय स्थापित कर सकते हैं, परंतु मूल्यों के आधार पर हम संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद इस ऐतिहासिक अनुभव को भुलाकर उत्कृष्ट साहित्य की रचना नहीं कर सकता है। इन उदाहरणों से मैं यही समझ पाई हूँ कि शाही राजनीतिक सिद्धांतों की बजाय मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक इतिहास के आलोक में सुंदर साहित्य रचने के पक्षधर हैं। अपनी पुस्तक साहित्य क्यों के शीर्षक निबंध में शाही साहित्य की संस्थाओं, आर्थिक व्यवस्थाओं के बदलाव के परिदृश्य में 20वीं सदी के साहित्य के अस्तित्व की पड़ताल करते हैं और कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से इस बारे में की गई बातचीत का भी उल्लेख करते हैं। लेकिन इस पुस्तक में वे दो निबंध, धर्मनिरपेक्षता की खोज में हिंदी साहित्य और उसके पड़ोस पर एक दृष्टि, यह निबंध 2 भाग में लिखा गया है, विषय पर लिखते हैं। इसमें वे कहते हैं, धर्म की ही तरह धर्मनिरपेक्षता भी कोई पारिभाषिक प्रत्यय नहीं है, बल्कि वह एक प्रक्रिया है। इसमें वे कहते हैं कि अगर एक ही धर्म होता तो एक ही निरपेक्षता होती, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए क्या तब जितने धर्म हैं उतने ही तरह की धर्मनिरपेक्षता होगी? यहाँ वे फारसी, उर्दू, ब्रज भाषा के अंतर संबंधों पर भी टिप्पणी करते चलते हैं और साहित्य में धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न को भाषा के प्रश्न से भी जोड़ते हैं। वे धर्मनिरपेक्षता के कई प्रतिरूपों पर विचार करते हैं। एक वह धर्मनिरपेक्षता जो सभी धर्मों से बराबर दूरी का व्यवहार करे,
और एक वह जो धर्म को निस्सार समझकर अपनी राह बनाए। वह यह भी पूछते हैं कि क्या धर्मांधता और धर्मनिरपेक्षता के टकराव में आधुनिकता से कोई हल निकलता है? शाही किसी मुद्दे पर निर्णय सुनाने की हड़बड़ी में नहीं है। उनकी शैली उधेड़ उनकी शैली है। वे स्थापनाओं का गहरा विवेचन करके पाठक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। आज के राजनीतिक सामाजिक परिवेश में यह धर्मनिरपेक्षता का विचार निशाने पर भी है और बहस के केंद्र में भी है। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता और साहित्य के सवाल उठाते उनके दोनों निबंध फिर से उपयोगी हो गए हैं। कवि के रूप में और विशेषकर नई कविता के मुख्य कवि के रूप में भी शाही की यात्रा उनके आत्मसंघर्ष का प्रमाण बन जाती है। वे अतुकांत छंद मुक्त कविताएं लिखते हैं, छंद और तुकांत की स्मृति में लौटते हैं और गजलें भी लिखते हैं। कविता संग्रह संवाद दूसरे की भूमिका में कंचनलता शाही ने शाही के एक पत्र को भूमिका की जगह रखा है। उस पत्र में शाही एक तन्मय उन्माद की बात कहते हैं जो संभवतः उनकी काव्य दशा को अभिव्यक्त करने का पद है। वे कहते हैं, जो महत्वपूर्ण है वह है तन्मय उन्माद। विजन की सार्थकता उस तन्मय उन्माद को उत्पन्न करने में है और इस समय लग रहा है कि ना मैं अंतर को मत कर उमड़ते हुए शब्दों से डरता हूँ और न खामोश धड़कनों से। दोनों एक ही चीजें हैं और दोनों में ही मैं हूँ। हम देखते हैं कि कवि विजय देव नारायण शाही राजनीतिज्ञ और विचारक शाही के कभी पास आते हैं, कभी दूर जाते हैं। वे एक ट्रांस को भी स्वीकारते हैं और कवि के रूप में बिल्कुल निष्कवच और बद्ध होने में भी उन्हें कोई बाधा नहीं है। इलाहाबाद आधी रात कविता का एक हिस्सा है और तम के पार से पारनों की गुनगुनाहट से मधुर, रंग महलों की खनक से भी नशीली, दृढ़, अनवरत, मंद, धुंधली, सृजन के पहले अनियमित स्वप्न सी सुकुमार आ रही है एक अन्य पुकार। संध्या, समय, माह, वर्ष, रात आदि पर उनकी अनेक कविताएं हैं जिनमें वह समय को उसके बनने की प्रक्रिया समेत कोमल ढंग से दर्ज करते चलते हैं। जैसे सावन की दोपहर कविता की अंतिम पंक्ति है, स्वरों की बेसुध स्वरों की दोपहर यह सांवली। मैं 5 मिनट और समय दूंगी। ऑलरेडी 13 मिनट। कविता का जो मार्ग शाही ने गढ़ा है उसमें छायावाद, संस्कृत कविता और उर्दू फारसी काव्यधारा की पंक्त ध्वनियां गूंजती हैं। अपने जीवन में एक सक्रिय राजनीतिक और सक्रिय बुद्धिजीवी होने के बावजूद शाही प्रगतिवाद और वाम केंद्रित रचना का से सायास या अनायास की दूरी बनाते दिखते हैं। शायद यह उनके जीवन दर्शन से आया हो। यह सही था या गलत, मैं इसकी विवेचना में असमर्थ हूँ। शाही के लेखन से मैं आलेख के लिए ही जल्दी जल्दी गुजरी हूँ। संभव है मेरी क्षमता और आलेख की शब्द सीमा के कारण उनके विपुल लेखन का बड़ा हिस्सा मेरे देखने से छूट गया हो। अपनी कविता फ्रैगमेंट में वे मेरी ही ओर से कहते हैं, ओ मेरे जिद्दी मन के निर्मम निर्माता, तुमने मुझको किस अजब नगर में छोड़ दिया। स्वप्न भंग की पीड़ा उनकी कविता में भी है जो उनके दौर की एक विशेषता सी है। आओ साथी, हम सभी बेच कर आए हैं अपने सपने उस चोटी पर कल रात जहां पर बंजारों का लश्कर था। संस्थाओं के साथ अपने रिश्ते पर उनकी पंक्तियां हैं, जहां मैंने सिर उठाया कहा मैं भी हूँ। व्यवस्था टूटती सी दिखी जहां मैंने कहा मेरा नहीं झुकता माथ। आहत हो गया समुदाय। शुरू में मैंने तुकान गीतों और गजलों का जिक्र किया था। मुझे लगता है यह प्रयोग से अधिक परंपरा के विस्तार की कोशिश है। उनकी गजलें पारंपरिक हैं और हिंदी की भाषा संपदा को समेटे हुए हैं। वे कहते हैं, मुझे ये फिक्र नहीं है कि दिल गया मेरा। वे कहते हैं कि मुझे ये फिक्र नहीं है कि दिल गया मेरा, ये खौफ है तुम्हें कर न दे बेकरार अभी। और एक दूसरी गजल में से एक शेर है, गुल हो गए चिराग सवालों जवाब के, गुल हो गए चिराग सवालों जवाब के, तारीकी खला है जहां आ चुके हैं हम।